हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग इलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम अमेरिकन पोइट्री के मशहूर राइटर वॉल्ट विटमन पर आधारित कुछ वन लाइनर्स डिस्कस करेंगे दोस्तों। हु इज द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका? द करेक्ट आंसर इज वॉल्ट विटमन। वॉल्ट विटमन को रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ अमेरिका माना जाता है दोस्तों। Who says, I am the poet of the body and I am the poet of the soul? ये भी वर्ड्स वॉल्ट विटमन द्वारा ही बोले गए हैं। ड्रम टैप्स 1865 is a series of poems from the pen of. The correct answer is Walt Whitman. Leaves of Grass appeared in which year? Answer is 1855. To be precise, 4th July 1855। लीव्स ऑफ ग्रास पोएम्स का कलेक्शन है दोस्तों, और ये वॉल्ट विटमन का बहुत ही फेमस वर्क है। हाउ मेनी एडिशंस केम आउट ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास? लीव्स ऑफ ग्रास के कुल मिलाकर कितने एडिशंस आए थे? 6 और 9 इंडिविजुअल एडिशंस। वॉल्ट विटमन was born on May 31 blank in West Hills, लॉन्ग आइलैंड। वेस्ट हिल्स, लॉन्ग आइलैंड नाम की जगह में वॉल्ट विटमन का जन्म किस ईयर में हुआ था दोस्तों? द करेक्ट आंसर इज 1819। वॉल्ट विटमन May 31 1819 में पैदा हुए थे और इनकी डेथ 1892 में हुई थी। वॉल्ट विटमन्स मदर वॉज अ डच while his father was an. The correct answer is Englishman. वॉल्ट विटमैन की मदर तो एक डच थी और फादर एक इंग्लिशमैन थे, और वॉल्ट विटमैन खुद अमेरिका के महान पोइट हुए थे। A major portion of Whitman's childhood and adolescence was lived alternatively on Long Island and which place? The correct answer is Brooklyn. विटमैन का बचपन और उनका एडolescence जो था वो लॉन्ग आइलैंड, जहां उनका जन्म हुआ था, उस जगह और ब्रुकलिन में बारी बारी से बीता था दोस्तों। In 1832, Whitman left school and began his career as a. 1832 में विटमैन ने स्कूल छोड़ने के बाद अपना करियर किस रूप में शुरू किया? तो ही बिकेम अ प्रिंटर। From printer, he grew into reporter and editor, and in 1846, he was appointed the editor of which journal or magazine? तो प्रिंटर के रूप में अपना करियर शुरू करने के बाद, फिर रिपोर्टर और एडिटर बनने के बाद, वो एक फेमस जर्नल के एडिटर हुए 1846 में। उसका नाम था द डेली ईगल। Before Whitman was appointed as the editor of this journal, he worked on various newspapers in and out of Brooklyn, including the Long Islander, the New York Aurora, the Brooklyn Evening Star. The correct answer is the Daily Eagle, friends. During this difficult phase of life, Walt Whitman started writing. मीन्स ये जो कठिन समय था व्हेन ही हैड टू डू सो मेनी वर्क्स टुगेदर, कभी वो इधर काम कर रहे थे, कभी उधर काम कर रहे थे, तो इस कठिन समय में ही उन्होंने एक अपना फेमस वर्क शुरू कर दिया था। द नेम ऑफ दैट वर्क वाज लीव्स ऑफ ग्रास, फ्रेंड्स। वॉल्ट विटमैन said to his friend Mr. Bulke, the book blank arouse out of my life in Brooklyn and New York from 1838 to 1853। वॉल्ट विटमैन ने अपने एक दोस्त बल्के से कहा था कि ये जो किताब है मेरे उस स्ट्रगल के टाइम पे लिखी गई है, जब मैं ब्रुकलिन और न्यूयॉर्क के रूप में इधर से उधर घूम रहा था 1838 से लेकर 1853 के बीच में। द नेम ऑफ द बुक इज लीव्स ऑफ ग्रास, फ्रेंड्स। विटमैन्स फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास was published in which year? लीव्स ऑफ ग्रास के टोटल मिला के 9 एडिशंस आए थे दोस्तों,
पहला एडिशन किस ईयर में आया था? तो फर्स्ट एडिशन केम इन 1855 और जो लास्ट एडिशन था इनकी डेथ के टाइम पर 1891 92 में आया था दोस्तों। द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास कंटेन्ड हाउ मेनी पोएम्स? लीव्स ऑफ ग्रास के पहले एडिशन में सिर्फ 12 ही पोएम में थी दोस्तों। द नेम ऑफ द फर्स्ट पोएम अमंग 12 पोएम्स इन द फर्स्ट एडिशन ऑफ लीव्स ऑफ ग्रास इज? तो 12 पोएम्स का कलेक्शन था लीव्स ऑफ ग्रास पहले एडिशन में। उसमें पहली पोएम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ था दोस्तों। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, आई सिंग द बॉडी इलेक्ट्रिक एंड हु लर्न्स माई लेसन, these are some of the important poems published in Whitman's collection of poems called Leaves of Grass. The Civil War broke out in America in which year? सिविल वॉर अमेरिका में 1861 में हुआ था दोस्तों। कुछ लोग स्लेवरी सिस्टम को अच्छा बता रहे थे तो कुछ लोग स्लेवरी सिस्टम को क्रिटिसाइज करके उसके अगेंस्ट मोर्चा खोले हुए थे दोस्तों। War supplied Walt Whitman emotional material for the collection of the poems which was published in 1865. युद्ध के दौरान वॉल्ट विटमैन ने जो भी देखा, अपने खुद के भाई को घायल होते हुए देखा, उसे नर्स उन्होंने किया और भी बहुत विकराल स्थितियां उन्होंने इस युद्ध के दौरान देखी और इन स्थितियों ने ही वॉल्ट विटमैन को अपने एक वर्क के लिए मटेरियल दे दिया। वो था ड्रम टैप्स। ड्रम टैप्स इनडायरेक्टली उन आवाजों को दिखा रहा है दोस्तों जो युद्ध के दौरान बजती हैं। ड्यूरिंग द सिविल वॉर हु हेल्ड सेवरल जॉब्स? जर्नलिस्ट, नर्स एंड पोइट। द राइट आंसर इज वॉल्ट विटमैन फ्रेंड। शॉर्टली आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ ड्रम टैप्स, President Abraham Lincoln was assassinated and Whitman immortalized him in one of his poems. What is the name of that poem? The correct answer is O Captain, My Captain. ओ कैप्टन माई कैप्टन लिखकर वॉल्ट विटमैन ने प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन को अमर कर दिया है दोस्तों। ये वर्क उनके ड्रम टैप्स के ठीक बाद लिखा गया था और उसी साल 1865 में प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन का एसेसिनेशन भी हुआ था और इसी साल उन्होंने एक एलिजी भी लिखी थी प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की डेथ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दैट ओनली। Whitman's grief knew no bound and he wrote a poem, an elegy on the death of a President Abraham Lincoln. The correct answer is When Lilacs Last in the Dooryard Bloom. ये एलिजी भी 1865 में ही आई थी दोस्तों। Abraham Lincoln was an American lawyer, politician and statesman who served as the 16th President of the United States from 1861 until his assassination in which year? The correct answer is 1865. When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed was first published in 1865, friends. During his stay in Washington, Whitman worked as a clerk in an office called Indian Bureau. इंडियन ब्यूरो में वॉल्ट विटमैन ने एक क्लर्क के रूप में काम किया था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ईयर 1866 सॉ द पब्लिकेशन ऑफ द गुड ग्रे पोइट इन विच W.D. O'Connor विंडिकेट्स विच पोइट? 1865 में वॉल्ट विटमैन का प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के लिए पोएम्स लिखने पर क्रिटिसिज्म हुआ था दोस्तों, क्योंकि कुछ लोग वॉल्ट विटमैन को पसंद नहीं कर रहे थे उस समय और उनकी एक नेगेटिव इमेज बनाने की कोशिश की गई थी। उस इमेज को सुधारने के लिए W.D. O'Connor ने एक वर्क लिखा जिसका नाम था द गुड ग्रे पोइट। इस द गुड ग्रे पोइट में ये गुड ग्रे पोइट कौन है या फिर किसको सही ठहराते हुए ये वर्क लिखा गया है? द आंसर इज वॉल्ट विटमैन।
वॉल्ट विटमैन को जस्टिफाई किया है डब्ल्यू कॉर्नर ने अपने वर्क द गुड ग्रे पोइट में that got published in 1866. John Burroughs, this work that got published in 1867 increased Whitman's reputation. विटमैन की रेपुटेशन को सुधारने का काम अगर डब्ल्यू कॉर्नर ने किया तो जॉन ब्यूरो ने एक वर्क लिखकर वॉल्ट विटमैन की रेपुटेशन को और भी बढ़ा दिया। ये 1867 में पब्लिश होने वाला वर्क था, नोट्स ऑन वॉल्ट विटमैन। In 1871, Whitman published Democratic Vistas and which work? The correct answer is A Passage to India. A Passage to India नाम की पोयम वॉल्ट विटमैन ने लिखी है और A Passage to India नाम का नॉवल E.M. फोस्टर ने लिखा है दोस्तों। अपने इस वर्क में वो ट्रांसेंडेंटलिज्म वाले आइडियाज की बात करते हैं। स्पेसिमेन डेज 1887 is a record of blank days which he passed on a friend's secluded farm called Timber Creek. The correct answer is Walt Whitman. वॉल्ट विटमैन का वर्क स्पेसिमेन डेज उनके फ्रेंड के एक छोड़े हुए फार्म जिसका नाम टिम्बर क्रीक में लिखा गया था। इसमें उन्होंने अपनी लाइफ के बारे में लिखा है दोस्तों। In 1888 appeared Walt Whitman's. The correct answer is November Bose. Next question. By the time Walt Whitman died at Camden on March 26 blank, Whitman's popularity had touched a new height. विटमैन की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी फैल चुकी थी उस समय जब उनकी डेथ मार्च 26 में किस ईयर में हुई थी? द ईयर वॉज 1892 फ्रेंड्स। वॉल्ट विटमैन had portrayed death as a strong deliverance in his When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed. वॉल्ट विटमैन ने डेथ को एक स्ट्रॉन्ग डेलिवरेंस कहा है जो कि हमें दुखों से मुक्ति दे देती है अपनी पोयम When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed में, which is in fact an elegy on the death of President Abraham Lincoln. Rossetti's selected poems of Walt Whitman was published in England in which year? D.G. Rossetti, जिनका पूरा नाम था दांते गैब्रियल रोसेटी, उन्होंने विटमैन की सारी पोएम्स का कलेक्शन इंग्लैंड में पब्लिश कराया था 1868 में। रिचर्ड मॉरिक बकीज लाइफ ऑफ विटमैन वाज पब्लिश्ड इन 1883। Final edition of Walt Whitman's Leaves of Grass was published in 1891-92. Next question. I celebrate myself and sing myself, and what I assume you shall assume. For every atom belonging to me as good belongs to you. ये लाइनें हमें वॉल्ट विटमैन के ऑफ माई सेल्फ में देखने को मिलती है दोस्तों। Who asked the poet what is the grass, fetching it to him with full hands in his poem of myself. The correct answer is a child. The ship image has been presented in Walt Whitman's poem O Captain, My Captain. ओ कैप्टन माई कैप्टन में ही हमें शिप इमेज देखने को मिलती है दोस्तों। जो अमेरिका है उसे शिप से कंपेयर किया गया है और अमेरिका के प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन की तुलना एक कैप्टन से की गई है दोस्तों। Exult O shores and ring O bells, but I with mournful tread walk the deck my captain lies, fallen cold and dead. ओ किनारो खुशियां मनाओ, घंटियां बजाओ, लेकिन मैं तो दुख वाले कदमों के साथ इस जहाज की छत पर घूम रहा हूं जहां मेरा कप्तान पड़ा हुआ है ठंडा और मरा हुआ। ये लाइन हमें वॉल्ट विटमैन के ओ कैप्टन माई कैप्टन में देखने को मिलती है दोस्तों। विटमैन कॉल्ड हिमसेल्फ द पोइट ऑफ। द करेक्ट आंसर इज डेमोक्रेसी। पोइट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से विख्यात है वॉल्ट विटमैन और वो खुद भी अपने आप को
पोइट ऑफ डेमोक्रेसी के नाम से बुलाते थे। Down from the gardens of Asia, descending, radiating, Adam and Eve appear, then their myriad progeny after them, wandering, yearning, curious with restless explorations. These are the lines in Walt Whitman's poem, A Passage to India. A Passage to India भी बहुत फेमस पोएम है दोस्तों, क्योंकि वॉल्ट विटमैन द्वारा लिखी गई है। इसमें हमें स्पिरिचुअलिज्म और ट्रांसेंडेंटलिज्म दोनों ही देखने को मिलते हैं। One of Whitman's contemporaries famously praised Leaves of Grass as the most extraordinary piece of wit and wisdom America has yet contributed. He is, the correct answer is Ralph Waldo Emerson. The poetic structure Walt Whitman is known for is free verse. वॉल्ट विटमैन अपने फ्री वर्स के लिए जाने जाते हैं दोस्तों, और फ्री वर्स का फादर भी वॉल्ट विटमैन को ही बुलाया जाता है। ज्यादातर पोएम्स में इन्होंने फ्री वर्स का ही प्रयोग किया है। सिर्फ ओ कैप्टन माई कैप्टन ऐसी पोएम है जिसमें एक रेगुलर मीटर और राइम स्कीम का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट वन इज द लाइन्स सिंगिंग माई डेज, सिंगिंग द ग्रेट अचीवमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट, सिंगिंग द स्ट्रॉन्ग लाइट वर्क्स ऑफ इंजीनियर, our modern wonders. These lines occur in A Passage to India, friends. The only poem of Walt Whitman that has been written with a regular meter and rhyme scheme is O Captain, My Captain. The profession of the man that Whitman admires in I Sing the Body Electric is. I Sing the Body Electric में वॉल्ट विटमैन किस प्रोफेशन वाले व्यक्ति की तारीफ करते हैं? The correct answer is common farmer. One of Whitman's poems abounds in spiritual touches and transcendentalism. It is A Passage to India, friends. पैसेज टू इंडिया में ही हमें स्पिरिचुअल टचेज और ट्रांसेंडेंटलिज्म देखने को मिलता है। वॉल्ट विटमैन्स एलिजी When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed contained 206 lines and has been written in. The correct answer is free verse. Walt Whitman included When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed as part of a sequel to a collection of poems under the title Dumb Traps. Dumb Traps नाम का जो इनका युद्ध से प्रेरित होकर लिखा हुआ कलेक्शन था, उसी के सीक्वल के रूप में उन्होंने अपनी एलिजी When Lilacs Last in the Dooryard Bloomed को रखा है दोस्तों। The last question of the day is they do not sweat and whine about their condition. They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not make me sick discussing their duty to God. Not one is dissatisfied, not one is demented with the mania of owning things. वो यानी कि जानवर जो हैं वो ना तो पसीना बहाते हैं और ना ही अपनी कंडीशन पर रोना धोना करते हैं। वो रातों को जागते हुए नहीं लेटे रहते और ना ही दिन में किए हुए अपने पापों पर रोते हैं। वो मुझे भगवान के प्रति मेरे कर्तव्यों को याद दिलाकर बार बार बोर नहीं करते। उनमें से एक भी जानवर असंतुष्ट नहीं है और एक भी जानवर चीजों को अपनाने के पागलपन से पीड़ित भी नहीं है। ये लाइनें हमें वॉल्ट विटमैन की पोएम एनिमल्स में देखने को मिलती हैं दोस्तों, जो कि वास्तव में सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का 32nd सॉन्ग है। और ये पोएम 10th सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में भी लगी है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।